डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चार्ली चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीजों, अशांत मस्तिष्क लोगों से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला कर सकता है। कोई शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और मां के पागलपन से संघर्ष करना, सामाजिक औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद उनमें अंत तक रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे और एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों में चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यमवर्ती या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं या तो अपने सिद्धांत लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, उन्हें फिल्म समीक्षकों या फिल्म उस्तादों की सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काटकर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कोड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10 सेकंड में डाल देता है, वह सुपरिचित लगता है। अपने को नहीं, लेकिन वे किसी अपने परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली
बुद्धि उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। बचपन की दो घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ाने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। वह सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगाने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और इसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ मां के पास दौड़ा। उसने उसे मार डालेंगे जोर से कहने लगा। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वसंत की वह दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रहे और मैं कई बार सोचता हूं कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विवाद आते रहते हैं। यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य जीवन में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह परसंताप से प्रेरित है। जो करुणा है वह अक्सर ऐसे लोगों के लिए और भी कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही महत्व पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक प्रकार की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक क्लाउन
जोकर या साइड किक है। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली का खासा पुट था और गांधी जी ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चार्ली के निशांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया था। वह अच्छा था कि राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। चार्ली राज कपूर की आवारा फिल्म के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों को अपने ऊपर हंसने की कोई परंपरा नहीं थी। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है। और दोस्तों, ये RSMSSB की ओल्ड डिक्टेशन है। इसको आप कम से कम 4 बार जरूर लिखें। ऐसे ही डिक्टेशन दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाली है। सो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी डिक्टेशन के साथ।